तो सर मेरा सीधा सवाल ये है कि वाई दिस एडल्ट इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी मच लो इन इंडिया। बड़ों को लगता है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होती है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। आप हमें क्लियर कर सकते हैं व्हाट आर वैक्सीन्स that are very much important during adult and geriatric phase? The vaccine hesitancy is rumors. दिल्ली में जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, आर दे मोर वनरेबल? Environment plays a very big role in the transmission of infections. What are the biggest barriers that you have faced when recommending vaccines to pregnant women? Basically, it is a combination fear, myth and cost. अच्छी काउंसलिंग करें कि ये सिर्फ आपकी ही जान नहीं बचाएगा, आपके अनबॉर्न बेबी की जान बचाएगा। Many of the mother they proudly say that बच्चा तो मेरा मोबाइल देख के ही खाना खाता है। मैं खुद भी भुगतभोगी हूँ सर कि जब बच्चा मोबाइल देखते देखते खाना खाता है तो डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होते हैं। फ्लू की बीमारी हम बोलते हैं वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, उस जानलेवा हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकती है। गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है वैक्सीन, वो भी समाज हमारा लेने दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को पहला गिफ्ट क्या देती है? उसका नाम, उसका पालना या कुछ और? एक माँ अपने बच्चे को पहला जो गिफ्ट देती है वो देती है इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता। वो माँ अपने खून से, अपने कोक के थ्रू उस बच्चे को एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करती है, जो कि उस बच्चे के लिए जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी जर्म्स है उससे प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड का काम करता है। लेकिन तब क्या, जब ये वैक्सीन अपना काम करना बंद कर दे, क्योंकि ये नेचर की वैक्सीन पैसिव होती है, टेम्पररी होती है, फ्रेजाइल होती है। जब नेचर की वैक्सीन काम करना बंद करती है तब आती है ह्यूमन इंजेनिटी, तब आती है वैक्सीन्स। और वो वैक्सीन्स उस समय एक ज़िंदगी और मौत के बीच में एक मेन डिफरेंस का रोल प्ले करती है। 1980 में भारत मात्र मीजल्स से 2 लाख बच्चे सालाना खोता था। आज के समय में वह संख्या 13,000 से कम है। 1990 में पोलियो ने कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को क्रिपल किया। आज वो संख्या 0 है। तो वैक्सीन सिर्फ जिंदगियां नहीं बचाती, वो फ्यूचर बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत मेन बात है जो हम कभी डिस्कस नहीं करते। जहां हम वैक्सीनेट करते हैं 90% चिल्ड्रंस को, वहीं हम वैक्सीनेट करते हैं मात्र 2% अडल्ट्स को। जहां हम प्रोटेक्ट करते हैं न्यूबॉर्न्स को, वहीं हम अबेंडन कर देते हैं सारे एल्डरलीज को। जहां हम एलिमिनेट करते हैं नियोनेटल टिटनस, वहीं हम ये भूल जाते हैं कि टिटनस से एक 60 साल का भी व्यक्ति, उसकी जान जा सकती है। इस इम्यूनाइजेशन वीक में हमारी कोशिश है कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करें और उसके विभिन्न आयामों के बारे में समझें और उसको जानें। क्या वैक्सीन तभी वैल्यूएबल है जब पेशेंट छोटा हो, इनोसेंट हो या लाचार हो? क्या ह्यूमन लाइफ के हर एक फेज में, उसके कंसेप्शन से लेके उसकी लास्ट ब्रेथ तक, क्या उसको जिंदगी जीने का, जिंदगी से प्रोटेक्शन करने का इक्वल अधिकार नहीं है? तो आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एंड एनलाइटनिंग एपिसोड ऑफ गोल्ड कॉलर टॉक्स, वेयर वी इनवाइट one of the topmost and credible expert from that particular field, and we discuss various misinformation and various knowledge about that particular field. आज का टॉपिक इतना खास है कि हमने यहाँ पर एक गेस्ट नहीं, हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करने के लिए हमने 3 अलग अलग गेस्ट इनवाइट किए हैं। टुडेज एपिसोड्स मार्क वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विच इज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 24 टू 30th of April। इस इम्यूनाइजेशन वीक में हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इम्यूनाइजेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। इम्यूनाइजेशन लाइफ के हर एक स्टेज पे उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों के लिए ज़रूरी है। एंड WHO के लगातार जो काम है वो हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि वैक्सीन कैन सेव चिल्ड्रंस, वैक्सीन कैन ऑल्सो सेव मदर्स, वैक्सीन कैन सेव एडल्ट्स, एंड इन फैक्ट वैक्सीन कैन सेव द कंप्लीट नेशन। So today we are tackling the full spectrum of this World Immunization Week, and for this we have invited one of the credible and extraordinary guests in our platform. We have invited one pediatrician who talk about children's care and children's vaccine. We have invited one gynecologist. She will talk about maternal vaccination, and we have invited one eminent internal medicine and physician who will talk about adult and geriatric vaccination. तो सबसे पहले
मैं अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से सर आप सभी लोगों का इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और इस क्रिटिकल इशू पर अपने अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू वंस अगेन। तो सर सबसे पहले वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक फ्रॉम 24 टू 30। हम भारत में कई बार इम्यूनाइजेशन को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले सर आप हमें क्लियर कर सकते हैं व्हाट आर वैक्सीन्स और ये वैक्सीन्स कितने तरीके की होती हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम हिमांशु केलकर सर। तो कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। Vaccines, they are divided into two types mainly. One is live attenuated and other is kill inactivated. These are the majorly two vaccines. There are also third vaccines which are less common, which are oral vaccines. Except oral polio, other oral vaccines are less common. But yes, of course, these vaccinations are important right from birth of the baby. Even antenatally for mothers also they are important. Dr. Deepali madam would be taking that. But for babies, the schedules are very clear. National immunization schedule is very important, and time and again it has proved in last many decades that the universal immunization schedule which has been in place by government has drastically reduced the rate of infectious disease, especially the diphtheria, the pertussis, the tetanus, the polio. As you already mentioned, the drastic fall of polio to zero from in 90s it has been so high. Yes sir, 1.5 So lakh. the schedule, they are very clear at birth, then 6 weeks, then 10 weeks, then 14 weeks, and at 9 months the government has clubbed 4 vaccines together. Then at 1.5 years and at 5 years, and then at 10 years. This schedule is very clear and very standard, and often the government has been trying to introduce more and more vaccines. Like over a period of time the government has introduced even pneumococcal vaccine. The government has introduced fractional injection polio at the age of 9 months itself. Why? Because to reduce the visits of the patient, to reduce the discomfort for the patient to coming frequently, and to give them adequate protection. Because most importantly, these vaccines are so safe that even 4 vaccines can be clubbed together and given at a single time. Okay. तो सर जो अभी हमारे डिस्कशन जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो करीबन 12 डोज लगते हैं सर एक बच्चे को थ्रू आउट जो उसके अर्लियर फेज होता है सर। तो उसमें आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर द बिगेस्ट बैरियर्स जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि शेड्यूल में लगा लेना, तो पेरेंट्स ऐसा क्या होता है कि वो फॉलो कई बार नहीं कर पाते हैं? बिकॉज एज पर डेटा 40% 23% ऑफ द चिल्ड्रंस आर स्टिल नॉट कवर्ड अंडर इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी UIP इन इंडिया। Correct. See, the problem is because there have been equity gaps also. There have been mentioned equity gaps because here in urban areas the coverage is quite better. It has gone up to even 86%. Whereas in the rural or the tribal areas, the coverage has been very low. It has been less to 76%. Whereas in some states like Manipur or Arunachal or Nagaland, the coverage has been even less to 58% or 60% as compared to the national coverage of 76%. So the main hurdle is people have lot of myths in their mind. They have lot of scares regarding vaccination. Like what, sir? What are the Like biggest the myth you biggest have myth, encountered? the vaccine hesitancy is rumors. Someone tells them that giving vaccine will cause autism, giving vaccine will cause the child to have problems like swellings, abscesses, or even the child may have some complications like the child might die also even. नहीं, ये फैक्ट है सर। एंड इस तरीके के और भी मिथ्स हैं समाज में और वो बहुत ही गहरी तरीके से इम्बाइब हो रखे हैं लोगों के जहन में, और इसीलिए ये इस तरीके की अवेयरनेस उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दीपाली मित्तल मैम। मैम, प्रेगनेंसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह हम कंसिडर करते हैं, नॉट जस्ट फॉर मदर, इनफैक्ट फॉर न्यूबॉर्न एज वेल। कैन यू एक्सप्लेन हाउ द TD वैक्सीन्स, टिटनेस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन्स, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे काम करती हैं, एंड वाई मैटरनल एंटीबॉडीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबीज इनिशियली, खासकर उसके अर्लियर इनिशियल लाइफ में? I really love this line, window of opportunity, because this window of opportunity saves 2 lives. Actually, it will save the life of the mother, and because the immunity
antibodies are passed on to the baby, it is going to save the neonate also. So this is a beautiful punchline. So basically what happens is when we vaccinate a mother, जब हम माँ को वैक्सीनेट करते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज़ को हम उसके इम्यून सिस्टम से उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, and these antibodies are then passed on to the baby. These antibodies are passed on to the baby, and it is more in the second and the third trimester. So when the baby is born, so baby is born with the ready-made antibodies against these tetanus and diphtheria. And initially the immune system of the baby is very, very weak. They are not able to produce antibodies, and this is a vulnerable phase for the baby also. If they don't have these ready-made antibodies, they will not be able to survive. So first 6 months is the window period. So these antibodies, when passed on to the babies, they are able to fight and sustain. In all the immunization programs, we give vaccines after the age of maybe DPT, we give at the age of 1.5 months, and then the antibodies form after 2 to 3 months. So this is a big gap and big window, and this is a vulnerable stage where the baby is likely to get infected and may not survive also. So this window, so if a mother is immunized, she is two lives are going to be saved, mother's life and baby's life. मैम एक्चुअली एज पर आवर स्टडी हम लोगों ने जो पता किया तो प्रेगनेंसी के दौरान माओं को ओनली 60% ऑफ द इंडियन मदर्स दे आर हैविंग 2 डोज ऑफ दिस TD वैक्सीन, diphtheria and tetanus. So what are the main resistance in taking TD vaccines for mothers? Main resistance seems to be the outreach of the we are maybe government of India, yeah, we are in the planning is the main difficulty, because in the studies we have found that around 90% of the females receive at least one antenatal visit, and only 60% of the females are vaccinated. So there is a gap in receiving an antenatal visit and receiving the vaccine. So if we try and give vaccine on every visit, like whenever the female comes and visit us, it is an opportunity to vaccinate the females, right? So we'll be able to reduce this gap, and plus we have also seen that around 11% of the females don't have any access to vaccination or antenatal visits. So how can we increase or improve this vaccination is increasing our reach to these females. Maybe these are in the remote areas. So government of India will have to make programs to like mobile vaccination, immunization vans, camps, outreach camps for them, and better counseling and for these Better awareness also. better awareness for these vaccines. बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है मैम. एंड वी बिलीव कि जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज होगी वैसे वैसे लोगों के माइंड में भी ये चीज़ क्लियर होगी कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन्स है वो समय पे लें. अभी जैसे आपने बताया कि मदर आती हैं तो उनको फर्स्ट डोज ही बड़ी मुश्किल से लग पाता है. यहाँ तो हम 2 डोज की बात कर रहे थे सर. थैंक यू मैम. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अश्विन परचानी सर. सर यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आउट ऑफ इंडिया, एंड आपने एम्स में भी यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन गैरिट्रिक मेडिसिन, एंड यू आर एक्सपर्ट इन डायबिटोलॉजी ऑल्सो. तो सर मेरा सीधा सवाल ये है कि वाई दिस एडल्ट इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी मच लो इन इंडिया, especially in geriatrics and this adult phase from 40 and after 40. So what are the main factors why it is so low? So you've asked a very important question actually, and this highlights one of the biggest gaps in our healthcare right now. So there are multiple reasons why I would say that adults are not routinely vaccinated in our system. So India has done a phenomenal job when it comes to children's vaccination through their universal immunization program, which has been very effective. But when it comes to adult vaccination, we are still lacking behind. So there are multiple reasons behind it. The first would be the lack of a national policy. So we do not have a national policy, a guiding document, which helps us in routinely vaccinating the adult patients in our clinical practice. So the second most important reason would be the lack of awareness. बड़ों को लगता है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए होती है, which is actually not true. अगर हम जिन लोगों को क्रॉनिक कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, हार्ट कंडीशंस, लंग कंडीशंस, अगर हम इन्हें रूटीनली वैक्सीनेट करें,
इनके ज़िंदगी में फ्यूचर में इन्फेक्शन के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, या अगर इन्फेक्शन हो भी तो उसके सिवियरिटी का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. Third is, I would say, the cost effect. So most of the adult vaccines are paid out of pocket by our patients, and because of the higher costs associated with it and the lack of universal subsidized rates, most of the patients are not willing to undergo vaccination. Also, as ma'am just mentioned, there is a aspect of missed opportunity. So what happens is, हमारे healthcare में हमारा habit है कि we try to treat a disease, but we do not focus on prevention of disease. This is very, very important in today's era, because as we are developing in the field of science, we have the potential to prevent certain infections, certain diseases in certain individuals and high risk groups, and we should make use of this opportunity. Definitely, sir. And can you explain our viewers जो आज हमें देख रहे हैं, what are the main vaccines that are very much important during adult and geriatric phase? Give some example. So, whenever an adult above the age of 50 comes to my OPD, so the routine vaccinations I routinely recommend are the annual influenza vaccine, because जो चीज़ एक छोटी फ्लू की बीमारी हम बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, उस जानलेवा हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकती है. So, I always recommend all my patients to get the annual influenza vaccine. Apart from that, I focus on the pneumococcal vaccine. So the current guidelines recommend that we should vaccinate all individuals above the age of 50 with the pneumococcal vaccine, and also the high risk groups such as diabetics and immunocompromised patients, such as जिनको kidney disease है, lung diseases है, या फिर heart failure की problem है, उनको हम routinely recommend करते हैं pneumococcal vaccine. Okay, sir. तो ये सर pneumococcal vaccine is it for pneumonia infection in the chest? Absolutely correct. ओके तो सर ये जो दिल्ली में जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है दिल्ली एनसीआर में, तो वहाँ पे जो एल्डरली लोग हैं, तो आर दे मोर वनरेबल एंड दे शुड गो फॉर दिस pneumococcal वैक्सीन? So you're absolutely right. Elderly patients are a high risk group, which are more prone to get the pneumonia infection. And in these patients, what happens is, pneumonia की वजह से ICU hospitalization, बाद में functional decline, and even the risk of death is quite high. So it is very important that we protect this group by routinely vaccinating them with the pneumococcal vaccine. And in case of pneumonia and lungs infection, the presence of this ultra high pollution in Delhi NCR, वो एक contributory factor और इसमें सर जोड़ देती होगी. What do you think, sir? जी, बिल्कुल. Environment plays a very big role in the transmission of infections, and the presence of pollution in any environment will definitely increase the risk of lung diseases and lung infections. वेरी ट्रू सर. एंड आई बिलीव कि जो अभी ये हमारा शो सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली इन बातों को समझेंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम डॉक्टर हिमांशु केलकर सर. सर मीजल्स एंड रुबेला ये दो इम्पॉर्टेंट और हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ हैं. इनके एलिमिनेशन के लिए एमआर वैक्सीनेशन कैंपेन 2017 में स्टार्ट किया था. तो द कैंपेन एम टू वैक्सीनेट अराउंड 410 मिलियन चिल्ड्रन. तो 5 साल हो गए, 5 क्या इनफैक्ट अब 8 साल हो गए हैं सर. तो 8 साल में अभी क्या सिचुएशन है इंडिया में? हाउ मच हैव वी अचीव्ड आवर टारगेट, और आर वी विनिंग और स्टिल लूजिंग दिस रेस? Correct. Measles and rubella, yes, of course, the campaign was started, but still there was a huge gap because all children we could not vaccinate, and unless you, because vaccination strategy depends on the coverage. Unless you cover more than 80% of the population, it won't give a good herd immunity. Now, herd immunity concept again is very important for MR and this, because as such measles as such, if you consider as a disease, it's a very devastating disease. If a child is suffering from measles and secondary infection with pneumonia, it's very fatal. मीजल्स को हिंदी में क्या कहते हैं सर? measles को गोवरी कहते हैं. गोवरी. गोवर गोवर गोवर. गोवर कहते हैं हिंदी में. तो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स सर? उसमें क्या होता है? उसमें एक तरह के लाल दाने आना शरीर पे चालू होते हैं, बुखार आता है बच्चे को, और दूसरे इन्फेक्शन, बच्चे की इम्यूनिटी एकदम लो हो जाती है, उसको नए दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया बहुत सीवियर फेटली होता है. इवन मीजल्स से होने वाली ब्रेन इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एनकेफेलाइटिस, इट्स वेरी सीवियर. So these are very important vaccines. So MR vaccine campaign was kept in mind to cover a huge population, and but in spite of continuously giving, still we have children coming to our OPDs who, even in spite of given in schools, they don't get those vaccines.
because of vaccine hesitancy, because of vaccine unawareness, and third is again when they come to the private setup, the cost becomes a hindrance. And misinformation is also one of the main Misinformation, again. contributory factor in this, sir. ये सर measles and rubella तो जस्ट 2 बीमारियां हैं, सिर्फ बहुत सारी सर आजकल बहुत बीमारियां हैं जो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि दे आर बीइंग प्रोन टू दैट दोस See, काइंड it is highly unfortunate कि जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है वैक्सीन, वो भी समाज हमारा लेने को तैयार नहीं है, और फिर हम उसके आगे की जो बातें हैं, वो जो वैक्सीन नहीं दे रही गवर्नमेंट, उसके बारे में जो कि फेटल, जैसे कि मोतीझरा जिसको हम टाइफॉइड कहते हैं, जो इतना रैम्पेंट है, जिसकी वजह से जब सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, उसके बारे में हम तो बात ही नहीं कर सकते अभी। फैक्ट है सर। एंड वी बिलीव कि आज समय जो भी है, बट धीरे एंड स्लोली धीरे धीरे लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। एंड वी होप एटलीस्ट हम अर्बन सेंटर्स में ये सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट हम कर पाएँ और मैक्सिमम अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएँ। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीपाली मैम. Ma'am, beyond this TD, there are several emerging vaccines for pregnant women, such as like influenza vaccine and potentially RSV, respiratory syncytial virus vaccine, to protect newborns from severe respiratory infections. आपका अपोलो हॉस्पिटल में इतना अच्छा और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो व्हाट आर द बिगेस्ट बैरियर्स दैट यू हैव फेस व्हेन रिकमेंडिंग वैक्सीन्स टू प्रेग्नेंट वुमेन, और क्या वो मेन डर है या सिर्फ एक समाज में फैली हुई मिस इन्फॉर्मेशंस जो बाकी नई नई वैक्सीन है उनके लिए? Basically, it is a combination. It is a combination of fear, myth, and cost availability. Right? So, fear, there is a lot of misconception that immunizing a mother can lead to abnormalities in the baby. Right? There is always अभी तक तो किसी ने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन इतना प्रोपोगेट नहीं किया. All of a sudden we are propagating so much. A new vaccine, एक नई छोटी सी टैबलेट लेने में भी प्रेग्नेंट लेडीज डरती हैं, तो इट इज़ अ न्यू वैक्सीन. एंड अभी वैसे भी समाज में इतने सारे मिथ्स है अबाउट वैक्सीन्स, सो दे आर स्केर्ड अबाउट इट कि मे बी दिस इज़ गोइंग टू कॉज एनी abnormalities टू माई अनबॉर्न चाइल्ड. और इसको एग्जैजरेट करता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, और हमारे जो घर के बड़े लोग जो रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सो मच अवेयर. आपके हिचन तक तो होते पर दे आर नॉट वेरी इन्फॉर्म्ड. सो ये सब चीज़ों से मिलके हमारा मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ जाता है. प्लस अब क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं है, RSV नहीं है, सो इट कम्स विद अ कॉस्ट. सो अनटिल एंड अनलेस यू एक्सप्लेन द पेशेंट, अच्छी काउंसलिंग करें कि ये आप सिर्फ आपकी ही जान नहीं बचाएगा, आपके अनबॉर्न बेबी की जान बचाएगा. दिस कॉस्ट इज़ अगेन अ बिग बैरियर. डेफिनेटली वेरी ट्रू मैम. एंड जो दर्शक आज इस डिस्कशन को सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वैक्सीन में जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो आपके कई गुना खर्चे को बचाने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं. और अगर आप वो खर्चा करते हैं तो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को उतना ही प्रोटेक्ट करेगा. Correct. Just in continuation with Definitely, what sir. Madam said about influenza vaccine, there is one very important thing. If the mother is vaccinated, the newborn is protected for the next 6 months after birth, because this influenza vaccine is such that we cannot give it before 6 months. Any influenza vaccine, if it is considered to be given to a newborn, it cannot be given. It can be only given after 6 months. But if the mother is vaccinated against influenza, those antibodies are going to help the baby in the next 6 months after birth. And the episodes of hospitalization drastically rates also decreases. तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उसमें बहुत हेल्पिंग हैंड रोल Most unfortunate part is most of the mediclaims, they don't cover immunization. That is one of the serious problems, sir. That is one of Absolutely. the serious problems. See, we are facing this problem since last decades. Many mediclaims, they absolutely refuse immunization. Nate said definitely. And one thing I'm very sure, after this episode, we will definitely, जो भी policy makers आज हो सकता है, नहीं तो बाद में जब भी हमारे एपिसोड सुनेंगे, they will definitely understand how and very and कितना important है उस
वैक्सीन्स को इन सारे इंश्योरेंस पैकेज में इन्वॉल्व करना, ताकि हम Correct. लोगों की रीच बढ़ा सकें और करेक्ट, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा सकें, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा सके। क्योंकि आजकल हर चीज़ तो इंश्योरेंस पे हो गई है, तो वाई नॉट वैक्सीन्स। जितने ज़्यादा वैक्सीनेशंस होंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां कम होगी और इंश्योरेंस कम अब लेंगे फायदा लोग। होगी, तो फायदा कंपनीज को अल्टीमेटली फायदा होगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज हु आर लिस्निंग टू अस, यू शुड कंसिडर फॉर दिस कवरेज ऑफ वैक्सीन्स in your package. Sir, we have recently, like, as you in your previous answer, you have discussed about pneumococcal vaccines and diabetic vaccines. तो pneumococcal vaccines कवरेज अभी इंडिया में कितना है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में, अगर जो भी आपका एक्सपीरियंस है इन वेरियस प्लेसेस, तो और इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या कवरेज है? तो इसमें एक ड्रास्टिक गैप आपको अगर है तो दिखता है, उस गैप को हम कैसे कवर कर सकते हैं न्यूमोकोकल और एंड खासकर डायबिटीज़ के लिए जो वैक्सीन्स हैं? So basically, so pneumococcal vaccination is again very, very important, as you said, in high risk groups such as diabetic patients and elderly patients. And currently India में इसका coverage less than 10% है. Less than 10%, Less- means 100 out of 100 only 10% are taking. Even lesser. The data is, we don't have the exact data in urban areas and rural areas. The numbers are quite different. But what the Western numbers show us is that in the US, the coverage increases up till 70% of their population. 70%. Yes, 70%. So they are far ahead when it comes to preventing diseases like pneumonia in their population. And there are multiple reasons, of course, as I mentioned, the cost factor, the policies, and the lack of awareness in our patients. And one thing I want to ask you, sir, you have a good experience outside India. तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये वैक्सीनेशन इंश्योरेंस पैकेज में वहाँ पे कवर है? सर एक्चुअली मैं यूएस में काम नहीं किया हूँ. मैं यूएस नहीं, आई मीन लाइक यू इन फिलीपींस, अफ्रीका और दो तीन और जगह पे आपने So काम in किया है। Philippines and Africa, childhood vaccination is covered by the government, Okay, but childhood vaccination is covered. insurance doesn't cover adult vaccination. ओके, अडल्ट वैक्सीन वहाँ भी नहीं है। डेफिनेटली सर, ये तो है। तो डायबिटीज़ के लिए सर यू वर टेलिंग अस कि देयर आर सम वैक्सीन्स, तो कौन सी वैक्सीन्स होती हैं डायबिटीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो? As I mentioned, that diabetic patients are a high risk group, and in these patients, we routinely recommend the annual influenza vaccine, the pneumococcal vaccine, and the herpes zoster vaccine, which is also known as Shingrix, that is also important. Apart from that, routine immunization such as tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination, that is also routinely recommended in such patients. COVID-19 booster is also recommended in such patients as well. डेफिनेटली सर, एंड आई बिलीव कि धीरे धीरे लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन कम होगा तो शायद वापस आएँ सर। सर जैसे अभी सर ने बात की डायबिटीज़ की, तो समाज में नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिमांशु सर, समाज में एक बहुत बड़ा गहरा मिथ है कि अगर प्रेग्नेंट माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ये मिथ है या सच्चाई है सर? It's absolutely a myth. There have been multiple studies, and it has been time and again proved that vaccinations are not linked with autism. There is absolutely no scientific data which will say that these are linked. Is there any linkage between diabetic condition and this autism? No, not at all. No, not at all. No. तो माँ को अगर डायबिटीज़ है तो ऑटिज़म इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस। फाइन। तो सर बच्चे के जो आजकल सर हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ऑटिज़म जैसे न्यू बॉर्न में, क्योंकि Again, see, पता this चल पाता है। autism has been because of multiple factors. See, COVID was one of the reason, lockdown was one of the reason. The children, they were absolutely secluded in at their homes. They were not at all exposed to the friends, sibling, or any other society. So it was even the schools were shut off. So that has in fact increased the rate of autism and autistic spectrum disorders. ओके सर, तो ये ऑटिज़म सर पहला स्टेज सर इनको पता कब चल पाता है पेरेंट्स को? 3 See, साल के होने पे या 4 Ideally साल के होने पर? speaking, even at age of 1.5 to 2 years also, if a vigilant pediatrician can pick up autism. ओके, Eye contact, eye fixation, gaze fixations, multiple things are there. But at the age of even 1.5 to 2 years also, autism can be picked up. Early signs. There are subtle signs, soft signs. कैन यू गिव सम As I told you, gaze fixation. ओके, If the child is not मतलब fixating एक gaze, तरफ or if the fix- child is not following commands, if the child is not following, especially the commands given by the mother, response to the mother, it in the OPD itself sometimes becomes very evident. नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड देयर आर सम पीपल हु आर इन माय कांटेक्ट एंड दे डेफिनेटली वो अपने बताते हैं कि बच्चा जब 3 साढ़े 3 साल का हुआ
तब उनको पता चला कि हाँ तब तक थोड़ा सा एडवांस स्टेज में चला हाँ, जाता है उनको ये लग ऑटिज्म। रहा था कि कई सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, तो उसी चक्कर में हमने सोचा कि ठीक है लेट बोलेगा, तो फिर 3.5 साल में जाके पता चलता है ऑटिज्म। तो सर ये ऑटिज्म इज़ रिलेटेड टू द ज्योग्राफी और इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल, मतलब जैसे इस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में ऑटिज्म ज़्यादा है या लाइफस्टाइल कहीं भी हो Not तो at all. It's not geographically, it's not related. ओके It has been linked with some syndromes, autism, but of course, rather I would say lifestyle se zyada it is more how parenting is involved in it. ओके That is more because nowadays the time given to children has become drastically less. यस Even And- on the dining table itself, if you see, the children Everyone is are using their own busy mobile. with their phones. And even the mother is happy if the baby is sitting with phone and Yes. she has to work around हाँ, whatever वो फ्री हो household जाएंगे work. थोड़ा ज़्यादा She is better. free. हाँ, वो she is मोबाइल free. दे के फ्री हो जाती So है। हाँ. mobile in fact the worst part is we have been pestering on this कि don't show your babies phones and make them eat. This is going to have bad impact. सर अपनी स्टडी से हमने ये भी सर थोड़ा सा आइडिया लगाया कि जब बच्चा मोबाइल देखते देखते खाना खाता है Correct. तो डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रॉपर्ली Absolutely. सिक्रीट नहीं होते हैं So और that वो is why एसिमिलेशन but अब्जॉर्प्शन नहीं हो but पाता। many of the mother they proudly say that बच्चा तो मेरा मोबाइल देख के ही खाना खाता है। अब मैं खुद भी भुगत भोगी हूँ सर। माय किड इज लाइक 3.5 years So old। नहीं डेफिनेटली सर ये फैक्ट है सर, और लोगों को जितना जितना अवेयरनेस जैसे इंक्रीज होगा, चाहे ऑटिज्म Correct. को लेके हो या मोबाइल को लेके हो, बिकॉज एट द एंड स्क्रीन टाइम के पीछे जो है मास्टरमाइंड इट इज सोशल मीडिया एल्गोरिथम। सोशल मीडिया एल्गोरिथम दे वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रीन टाइम, Correct. उनको मिल रहा है बेनिफिट और हम बीच में आए हुए हैं। ADHD. Yes, yes. Ma'am, would you like to add something on this topic, this autism and आई वुड जस्ट लाइक टू से, जैसे कि हिमांशु ने बताया कि लोग बोस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा, मतलब जब मेरे क्लिनिक में मदर आती है दिखाने, तो दे जस्ट हैंड ओवर देयर मोबाइल टू द बेबी ताकि वो शांत बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे। एंड दिस इज़ वन थिंग विच इरिटेट्स मी द मोस्ट कि तू उसको मस्ती करने दे, जो मेरे क्लिनिक में जो करेगा आई एम फाइन, पर डोंट शो द बेबी मोबाइल बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू, हम अभी तो उसे खुशी खुशी दे रहे हैं कि चलो ले लो, मतलब वी आर गिविंग, ग्रेजुअली अ पॉइंट इज गोइंग टू कम व्हेन दे वोंट लीव द मोबाइल। कल्प्रिट्स हम लोग ही हैं, हम हमारे कन्वीनियंस से दे रहे के लिए बेबी को मोबाइल दे रहे हैं, एंड फाइनली वी आर हार्मिंग देयर फ्यूचर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है मैम। In fact, when patients come to our OPDs and they tell us कि सर मोबाइल छोड़ता नहीं है, so first I have to tell them कि first whenever the child comes in front of you, you stop using your phones and switch it Yes, off. that is the only solution. That is the first thing you have to do if you want to make him Yes. detach from the mobile phone. फैक्ट है सर। एंड हमारे समय पर सर व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स तो बुक्स आर द मेन Books was the अब एडल्ट्स की भी हैबिट कम हो गई है बुक्स पढ़ने की, तो बच्चों को तो खैर दूर की बात। लोग मेरे फ्रेंड्स बहुत मजाक उड़ाते कि यू आर नॉट ऑन फेसबुक, यू आर नॉट ऑन इंस्टा, बट देन दिस इज़ व्हाट आई से कि अगर मैं अपने बच्चे के सामने, अगर मैं, दिस इज़ एन एडिक्शन, all these social media platforms are an addiction, but if I keep on using mobiles in front of my child, how will I tell my child not to use mobile phone, because she is growing up कि मम्मा जो कर रही है वो सही है, पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो सही है, तो अगर मम्मा मोबाइल देख रही है दैट इज, मतलब इट इज़ फाइन। So that is how I was never on Facebook and no social media, because I never wanted my child to understand that this is the right thing, right way to go. खैर लेट्स सी हम समाज में किस तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बट आई बिलीव कि यही बच्चे अगर जब बड़े हो जाएंगे तो उनको तब फील होगा कि हाँ वट ड्रास्टिक मतलब चेंज उनकी लाइफ में आ चुका है जो पहले चल रहा था। मैम ऑल्सो नाउ वी टॉक अबाउट न्यू वैक्सीन HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, दिस प्रिवेंट्स सर्विकल कैंसर मैम, and I think as per our study we know that cervical cancer is the second most Common cervical cancer in amongst females. women. In fact HPV को यूनिवर्सल UIP का प्रोग्राम मतलब उसका पार्ट भी नहीं बनाया गया था, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंडोस्कोपिस्ट, योर स्टांस ऑन मेकिंग HPV वैक्सीन यूनिवर्सल फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे पहला तो मैम इसमें 2 सवाल हैं हमारे, HPV से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, और दूसरा ये एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए इंडिया में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? See, I'll start with the facts and figures.
every year there are 77,000 deaths, cervical cancer deaths in India. 1/3 of the global burden of cervical cancer is in India. Every year, around 1,23,000 cases of cervical cancer are detected. So, this is a huge thing, and all this can be prevented by proper vaccination. This vaccination starts at 9 years, between 9 to 14 years, that is before the sexual debut of a child. If you give 2 vaccines, all these cancer deaths are totally preventable. Okay. Yeah. So, whenever we give these vaccines, this is again a window of opportunity. Cervical HPV doesn't cause only cervical cancers. It is responsible for 6 type of cancers: cervical, vaginal, vulval, anal, oral, and penile cancers. So 90% of all these cancers are caused by human papillomavirus, and these all can be prevented by just immunizing 2 shots between 9 to 14 years of age of all universal immunization of all the girls. And even Government of India has launched a new program in February, on February 28th, This year only, 26th, I think. this year only, and they are immunizing all girls between the ages of 14 and 15 years, and their target is immunizing 1.12 crore girls every year. And this is huge, and we should all applaud this stance taken by the Government of India. Definitely, ma'am. And our government, I believe our government is doing an enormously wonderful job in health sector, and especially in this vaccine, whether it is COVID-19 vaccines and their booster dose, and right now you're talking about HPV vaccines. तो मैम इसमें जो HPV को लेके आज समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, तो आप यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मैम, आपने ऐसी कौन सी धारणा जो है HPV को लेके कभी अपने पेशेंट से सुनी हो? Patients, they think it might cause cervical cancer. ओके ये क्या कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस चीज को हमने Yes. कैंसर को रोकने के लिए बनाया Yes. उसी को लोग मारने Then के they say it might cause infertility. ओके Females won't be able to conceive, and it might lead to congenital anomalies in their babies. ओके So these are the basic myths, and I always say when I have vaccinated my daughter, अगर ऐसा कुछ भी होता तो would I vaccinate my daughter? डेफिनेटली नॉट. So there is no double standard. I have vaccinated my daughter. अगर कुछ भी थोड़ा भी doubt होता, why would I vaccinate my daughter? So if I am vaccinating my daughter, every girl should has a right to stay safe. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर. मैम इट इज़ ट्रूली करेक्ट, एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सोशल मीडिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जो इन सारे वैक्सीन्स को लेके गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. rather they should visit to some good gynecologist or some doctor, and they should clear their doubts about that particular vaccines. सर आशीष सर, मैं इसी वैक्सीन के ऊपर थोड़ा सा आपसे और यहाँ पे जैसे HPV की बात हुई, तो what is the set procedures for declaring that it is a vaccine? Now we have invented a vaccine. Clinical trials होते हैं, मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है सर? What are the main standards? ह्यूमन्स पे कितना ट्रायल होता है, कितने पीरियड्स का कितना कितना क्या रहता है? So, during the development of the vaccine, what first happens is the development of the molecule. Second is animal studies. Animal studies are usually done. Post animal studies and safety checks, we then move on to human trials. Once the human trials demonstrate the efficacy and the safety of a vaccine, only then via approval by associations like the FDA or any other association of any particular country, vaccines are rolled out into the population. What is the expected time of this complete trial phase, sir? So it really depends from vaccine to vaccine. Like you saw during the COVID-19 pandemic, we rolled out the vaccine in approximately, I think, 1.5 years, I believe. तो उस टाइम भी सर एक बहुत बड़ी अवधारणा थी कि लोगों में प्रॉपर ट्रायल्स हुआ नहीं है और हमने वैक्सीन पहले ही ला दी है. तो क्या ये सही था या मतलब प्रॉपर ट्रायल्स हुआ था सर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का? So we do have data that proper trials were conducted by the companies which rolled out the vaccines, and we do have the safety and efficacy data of every vaccine that was given to any of our patients. What about this HPV vaccines also? Also means this vaccine also passed all the trials and all the phase Yes, of yes, this development. absolutely. I think. I ma'am think was उसके saying- बिना गवर्नमेंट उसको आने ही नहीं देगी और UIP भी तो बिल्कुल भी नहीं vaccines करेगी. are not general medications.
the government has stringent laws and they cannot violate it. They have very stringent laws which are enforced. Vaccines also, they are stocked, they are thoroughly screened at Kasoli, and then they are commercially used all over India. It takes decades for the trials, phase 1, phase 2, phase 3. There are so many phases of trials, and after that there are so many COVID was मतलब the एक only वैक्सीन को बनने vaccine. में 10 साल का समय भी लग सकता है बिल्कुल लग सकता है। minimum. Absolutely. Absolutely. ओके ओके सर, आप इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दोनों के आप मेंबर रहे हैं सर, एंड इस पूरे एक्सपीरियंस में, इस पूरे टेन्योर के दौरान, व्हाट आर द बिगेस्ट initiatives that you have taken and which is being taken from the association part, और इसका इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन का कोविड-19 के टाइम पे क्या रोल रहा और कैसे आपने इस पूरे जर्नी आपकी कैसी रही सर उसमें? Excellent question. See, as a member of Indian Academy of Pediatrics, and though I have not worked much in IMA, though I was the executive body member, but as Indian Academy of Pediatrics, we have been working on two fronts. One is academic, updating all our pediatric friends, pediatric association members, and secondly, we are having a lot of social works. Every month or every bi-monthly, we are having outreach camps where we serve from our side samples from medicines, and we give services free of cost. We spend there 1 or 2 hours on Sundays and give health checkup camps in the outreaches. So these two things majorly as Pediatric Association we have been doing since last as presidentship also, and before that also I have been doing since last 4 to 5 years. Sir, you have been an important part in India's immunization program. तो सर, इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बेसिकली बात करता है कवरेज की, बट कवरेज के साथ साथ इक्विटी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कवर तो बहुत सारी जगह पे जाए भी, लेकिन कुछ देर आर सम सर्टेन कम्युनिटीज़ लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन, और ख़ासकर अर्बन में भी जो स्लम्स होते हैं वो, और कुछ माइग्रेंट फैमिलीज़ जो खासकर अर्बन सेंटर्स में बाहर से आते हैं, और पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर रिलीजन, इनफैक्ट इसके कुछ लोग अभी भी बहुत वनरेबल हैं, मतलब चीज़ों को लेके, एंड इनफैक्ट दे आर नॉट गेटिंग दैट इक्वल अमाउंट और इक्वल कवरेज अंडर यूआईपी. तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? कैसे इस चीज़ को हम कम से कम कर सकते हैं, कैसे हम इक्विटी हम बढ़ा सकते हैं? See, one thing is making them more and more aware, reducing their fear regarding vaccines, and third important thing is wherever we can get some amount of charity and get them vaccinated, say on the level of community, because I have been into many communities where they have their community centers where they get bulk vaccines and they vaccinate all the children in a specific community. But the divide is that equity gap which you are telling is quite high, especially between two. One is wealthiest, another is poor one. Poor one, they have their own difficulties. Going to a center, vaccination center might cost them a day's salary. That might be quite huge for them. So sometimes they skip it. So that cost effectiveness has to be brought into picture, one thing. Second thing, again, national in national interest, I think targeted population, wherever the population, as you already mentioned, there are multiple states like say Nagaland or Arunachal or Manipur. The vaccination coverage is even less than the national standards, which is almost 76%, wherever they have almost 58 to 62% vaccination coverage. So there more targeted vaccination coverage is needed. एंड व्हाट अबाउट दिस, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन एमपी, तो एमपी का सर जो ये ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे क्या कवरेज और इक्विटी इज गुड? Again, see, I think if their tribal leaders are taken into confidence, and then we can instigate those vaccination drives in those areas, that will be much helpful. Definitely, sir. And in fact, my next question is open to all, sir. What kind of role this NGO and self-help groups they can play in this vaccination process? जैसे सर ने बताया, तो आपको क्या लगता है सर, NGO और self-help group कैसे काम करेंगे, क्या कर सकते हैं सर, if they are listening to us? So definitely they play a key role because they are kind of like a bridge between us, the healthcare sector, and the community. So it is very important that they make sure that proper awareness is being spread amongst people,
the myths are being dealt with, and public messages are being properly spread regarding the vaccination schedule, and yeah. सर And आपके most एक्सपीरियंस importantly, में these NGOs can raise funds. यस दैट इज See, द मेन government cannot take everything on their heads. Government cannot afford expensive vaccines to be given into masses. So these NGOs can take up this fundraising, and especially to these pockets, especially which you mentioned, like tribal areas, urban slums. There they can emphasize on giving these vaccines, especially which are costlier, which are not covered into the UIPs. So can you give some examples? Are there any NGOs who are in your knowledge doing this kind of work? One is what I told was community based. I won't label any particular community. I would like to label, but there are specific communities who raise funds in their community and vaccinate these expensive vaccines to the poor class in their community. One thing. Second thing, as associations also, like IAP associations in few states, they have taken up this thing, and whenever we raise funds for our conferences, a portion of those conferences we spare and bring up funds, and we spare those funds for vaccinations in the slums and the remote places. बिल्कुल बिल्कुल वेरी ट्रू सर एंड आई होप कि जो अभी हमारा एपिसोड देख रहे हैं इस कन्वर्जेशन के बाद में अगर कोई एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं तो दे शुड टेक इनिशिएटिव एंड दे शुड स्टार्ट डूइंग सम गुड वर्क इन दिस फील्ड ऑल्सो क्योंकि एक जान की कीमत सबके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीपाली मैम. मैम आज के समय में होल नेशन इज टॉकिंग अबाउट दिस सेफ मदरहुड and zero preventable deaths. How critical is immunization, both pre-conception and during pregnancy, in achieving this goal? See, immunization plays a pivotal role in Pre-conception reducing. stage में मैम कौन सी चीज होती है? Preconceptional stage में rubella vaccine is very important Rubella. because it reduces the incidence of congenital infections and deformities. But then other is hepatitis B, which reduces chronic diseases in the infants. These are the two main vaccines which are. And during pregnancy मैम In During- fact, in preconception, all the live vaccines can be MMR, given or can be yes. considered, especially because during pregnancy it's an immunocompromised state. No live vaccine can be given. So basically, what we do is main diseases are measles, rubella. MMR is patient is already immunized to that, but we always check the antibodies towards rubella because rubella is most incapacitating disease for the babies, newborns. So we check antibodies. If a female comes, we don't randomly or we universally immunize all the girls who are planning a pregnancy. We check their rubella antibodies. If the antibodies are positive, जो हमें नेचुरल इन्फेक्शन कभी भी हमें हो सकता है, रुबेला पता ही नहीं चला, एंड देन we get antibodies. So if the antibodies are positive, we don't vaccinate. Otherwise, we vaccinate the female for rubella and then ask her to wait for a month or two, and then we ask them to plan to conceive. Otherwise, then, as I have told, hepatitis B is an important vaccination which can be given preconceptionally. And in pregnancy, our universal immunization program covers tetanus and diphtheria. This is the cornerstone in reducing the maternal mortality, as the maternal mortality in 2007 to 9 was around 212 per lakh live births, which has reduced drastically to around 97 per lakh live birth in 18 to 20. And the cornerstone of this reduction is the immunization. So if we broaden our immunization horizon, including influenza vaccine, because influenza kills, it has a propensity to kill, 4 times propensity to kill a pregnant mother than a non-pregnant female. So if we include influenza, then RSV is one of them. Then pertussis is very important. Till date we are covering tetanus and diphtheria, not pertussis. So if we include all these also in the immunization program, maternal mortality can be reduced drastically. Definitely, ma'am, and I believe the audience or the viewers who are listening right now,
तो मैम की ये जो शब्द और ये जो लाइन वाइज मैम ने बताया है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीन्स एट प्री कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे और उसकी वैल्यू उस हिसाब से समझेंगे. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अश्विन सर. सर, समाज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, खासकर इन इम्यूनाइजेशन. इट इज़ अबाउट ऑक्यूपेशनल वर्कर्स लाइक हेल्थ केयर, खुद हेल्थ केयर वर्कर्स. कोविड में आपने देखा कि कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी अपनी जान गंवाई है सर उसमें. पुलिस पर्सनल्स, सैनिटेशन वर्कर्स, जो ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए हायर प्रोन होते हैं क्योंकि वो ग्राउंड में काम करते हैं, इन्फेक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. तो बेस्ड ऑन वॉलंटियर वर्क इन ईस्ट अफ्रीका एंड द फिलीपींस, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेके, उसमें इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कौन-कौन सी वैक्सीन निहायत ही ज़रूरी है? फर्स्टली आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट किया है रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, क्योंकि अभी करेंटली इंडिया में जैसे यूएस में हमारे पास सीडीसी गाइड करता है कि जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जॉब में है उसको क्या क्या वैक्सीन्स मैंडेटरी है. वी डू नॉट हैव दैट इन इंडिया करेंटली. अभी इंडिया में ऐसा कोई सर कोई नहीं, सिस्टम हमारे नहीं पास है. करंट पॉलिसी नहीं है कि हम ऑक्यूपेशनल वर्कर्स के लिए कुछ मैंडेट करें कि सर्टेन वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, बिकॉज ऑक्यूपेशनल वर्कर्स आर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड एज यू सेड टू सर्टेन इन्फेक्शंस रूटीनली एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब. सो आपने जैसा कहा हेल्थ केयर वर्कर्स. So when we talk about healthcare workers, it is very important that they are vaccinated against certain infections, particularly hepatitis B, जो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, because hepatitis B is an infection जो spread होता है through blood and bodily fluids, and healthcare workers are frequently exposed to being to such conditions. Therefore, hepatitis B vaccine comes on top. Apart from that, again, the annual influenza vaccine, because we are routinely exposed to patients. Apart from that, the routine Tdap Boostrix vaccine, and also healthcare workers जिनमें immunity नहीं मिलती है MMR में, that is measles, mumps, rubella, and varicella, that is chickenpox, they should also be vaccinated against those. And talking about the other groups such as sanitation workers, hepatitis B and typhoid vaccine should be routinely administered in those, because of course water contamination, food contamination के वजह से जो उनका exposure होता है, they are more likely to contract such infections. Also, we can talk about animal handlers and municipality workers, because these are routinely they are routinely at risk of exposure to animals. So rabies pre-exposure prophylaxis is routinely recommended in them as well. डेफिनेटली सर, एंड आई बिलीव कि सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं, जो भी पुलिस वाले हमें सुन रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमें सुन रहे हैं, कोई भी सैनिटेशन वर्कर हमें सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली इस बात को नोट करें कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन उतनी ज़्यादा ज़रूरी है. सर, सर ने जैसे बताया है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर्स. तो अभी वैक्सीन के रिगार्डिंग हम वैक्सीन के एक और आयाम पे हम चर्चा करते हैं रिगार्डिंग स्टोरेज उसके लिए. तो वैक्सीन कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर, दैट जो पूरा सिस्टम जो वैक्सीन को सही टेम्परेचर पर मेंटेन करने पे उसको बच्चे तक सही टेम्परेचर तक पहुँचे, जो बैकबोन है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, ये कैसे काम करता है ड्यूरिंग द समर मंथ? इस चैलेंज को कैसे मतलब आप लोग कैटर करते हैं? Now, this cold chain, it's constitutes of right from deep walk-in freezers, ILRs, ice-line refrigerators, and then the specific refrigerators where they are stored in. So, India is the largest, world's largest where cold chain is there in the world, and this cold chain maintenance is very crucial for the vaccine efficacy. Because any vaccine, if it is going to be stored at less than -2 degrees centigrade or more than 8 degrees centigrade, the vaccine efficacy is going to be hampered. And the most critical and the most crucial vaccine, which is, I would say, heat labile, or there are two, that is rotavirus and second is polio. So these two vaccinations require specific temperatures to be maintained at. And if you don't maintain these temperatures, even if you breach this cold chain, then the vaccine efficacy gets hampered. And especially this is a challenge when the summers are there, when the temperature is soaring to 45-50 degree. At that time, it is very crucial to maintain the temperature when shifting from one place to other and monitoring the temperature with the help of thermometers. तो सर, ये क्या ये एक बहुत बड़ा While रीज़न है? sorry? ये क्या ये बहुत बड़ा ये दिस
वैक्सीन कोल्ड चेन, It's a huge thing. ह्यूज थिंग। तो Yes, सर yes. ये क्या एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसके मैनेजमेंट के कारण अभी भी हमारा कवरेज जो है प्रॉपर नहीं है, इसमें सुधार की Yes, बहुत yes, ज़्यादा yes. आवश्यकता है? Yes, there are budgetary constraints specifically in the remote places. सर the fact is, sir, and we believe slowly and slowly policy maker will take due Due cognizance actions. towards this aspect of this immunization, and they will take important and proper care of this aspect. सर ये रोटा वायरस के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि ये डायरिया के लिए Rotavirus is a very important disease. It was introduced way back in 2016 in our universal immunization program. But it is surprising to note that in spite of introducing all over India, there are almost 12 states where rotavirus vaccine was not introduced because of budgetary constraints. Now, rotavirus disease per se, out of 10, 1 children will suffer with rotavirus death. And there were almost 40% hospitalization because of rotavirus infection. So that is the intensity or that is the gravity of that disease. So, and initial 2 years is the time when the children, they suffer from rotavirus severity, rotavirus hospitalization, rotavirus death, they occur in the infantile age group itself. That's why that is the time when we have to target as early as 1.5, that is 1.5 month or 6 weeks. We have to vaccinate the babies with rotavirus vaccine to prevent this rotavirus disease. तो सर नहीं एक टाइम पे literally this virus has caused Yes, yes. enormous amount of damage to Indian population. Millions of deaths. Millions of deaths. 3.4 lakh deaths, hospitalization were averted because of rotavirus vaccine, and this has been documented by WHS. मैम जैसे नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि प्री कंसेप्शन और कंसेप्शन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी दिस वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। तो प्री कंसेप्शन डिलीवरी के बाद में और उसके बाद में जो वुमेन हेल्थ है उसके लिए, जैसे अभी हमने इस डिस्कशन में डिस्कस किया रिगार्डिंग HPV, ऐसे और कौन कौन सी वैक्सीन्स है जिनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक वुमेन को जानना कि ये मुझे इस स्टेज पर लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है? कैन यू नेम सम ऑफ द वैक्सीन्स इन देयर डिफरेंट फेज वाइज? Basically, childhood में the basic 12 vaccines has to be taken by all the children and this thing. Then, as I previously mentioned, between 9 to 14, apart from the routine 12 vaccines which you mentioned initially, जो हर बच्चे को लगने हैं, 9 to 14 के बीच में HPV vaccine is very important. And according to the WHO guidelines also, all the girls between the age of 9 to 14 should receive, and even the boys. In India, we are not emphasizing, I really don't know why we don't emphasize on immunizing the boys with HPV vaccine. But abroad and everywhere else, even the boys are being vaccinated because it is skin to HPV spreads by skin to skin contact. So they should also be vaccinated for girls, HPV vaccine. And then in school also, MMR, there is a, we are vaccinating girls at the around 7 to 8 standard, maybe around 11 to 12 years for MMR also. This is a booster dose which we give. And if a female comes in a preconceptional stage and if she is tested negative for rubella antibodies, IgG antibodies, we give vaccinate her especially for rubella. And in pregnancy, obviously, DPT is one of the main vaccines, diphtheria, pertussis and tetanus. Influenza is one of them. Now our horizon is spreading, maybe in near future, we might bring RSV virus vaccine as well. थैंक यू मैम कि आपने बॉयज़ के लिए भी थोड़ी सी उतनी कंसर्न दिखाई एंड इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि बॉयज़ के लिए भी उतनी अमाउंट ऑफ वैक्सीन्स उतनी ज़रूरी है। वैसे मैम ड्यूरिंग आवर स्टडी वी केम टू नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट about this HPV vaccines and the importance of this vaccine. We got a fact that in US, one of the major reason for this oral cancer is HPV. Yes, I told you that there are 6 types of cancers: vulval, vaginal, cervical, anal, oral cancers, and penile cancers. In male, there are oral, anal, and penile cancers. नहीं फैक्ट है मैम। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी नॉलेज लोगों में आम
तौर पे डिस्कस होना। मैम, वी बिलीव इन दिस प्लेटफॉर्म, वी बिलीव कि हम अगर किसी मुद्दे को हम एटलीस्ट डिस्कशन में भी लेके आते हैं, तब भी हम एक कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं कि यार डिस्कशन हम कर रहे हैं। हम वो मुद्दा जब सामने आएगा तब वो पॉलिसी मेकर्स के सामने आएगा कि हाँ, पॉलिसी मेकर के सामने वो मुद्दा आए। तो हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो मुद्दा नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट मेरा आपसे एक और बहुत सिंपल सा मैम सवाल है कि जो भारतीय समाज है मैम, यहाँ पे आज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, और ख़ासकर जब वुमेन एक अपनी हेल्थ को लेके किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, तो उस डॉक्टर से तो अपने मन की ये सारी बात कह देती है, लेकिन परिवार में एक बेटी को आज भी वो डर लगता है कि अपनी माँ से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करे बिकॉज ऑफ द सोशल सिस्टम। आप इस चीज़ से वाकिफ रखती हैं क्या? आपको आपने It is, देखा है? it is there. It is very much there in the society, and females are considered as a second grade citizens. मतलब अगर पहले के ज़माने जब में जैसा होता था कि बॉयज़ अच्छा खाना है लड़कों को खिला रहे, फीमेल्स व एजुकेशन है तो बॉयज़ को दे रहे हैं, पर समहाउ दिस थिंग इज़ नॉट एज रैम्पेंट दीज डेज, पर स्टिल इट इज़ स्टिल देयर। हाँ, हो सकता है मैम अर्बन सेंटर्स में इतना कम, हाँ, थोड़ा कम है, अर्बन बट उसमें पर रूरल इट इज़ सेंटर्स में रूरल, स्टिल हाँ, थिंग्स आर लाइक दिस। इट इज़ स्टिल देयर। ओके, तो व्हाट इज द मेन सॉल्यूशन कि आप क्या मतलब उन परिवार, जो परिवार अभी आपको सुन रहे होंगे, Education, you education is the just only have thing. to educate, and because females are the center of the family. Okay. If they are not healthy, not educated, not happy, how can they build a healthy family around them? नहीं, डेफिनेटली यू आर वेरी ट्रू मैम, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक परिवार को अपने सदस्यों के बीच में बातचीत जारी रखना और हर तरीके से एक प्लेटफॉर्म देना बच्चों को कि वो अपने मन की कोई भी बात अपने सीनियर से, अपने बड़ों से शेयर कर सके, उसमें डरे नहीं, उसमें सामाजिक अवधारणाएं को बीच में ना लेके आएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। While traveling, while we while planning to travel abroad out of India, and in fact to some places in India also, there are very much requirement of vaccines. तो now my next question from अश्विन सर, कि जब भी लोग ट्रैवल करें खासकर इंडिया से बाहर, तो किस किस टाइप की वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दे शुड कंसिडर एंड दे शुड टेक वन ऑफ द एक्सपेक्ट वाइल प्लानिंग? ट्रू। सो जिस पेस से ट्रैवल बढ़ा है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, उस पेस से ट्रैवल मेडिसिन का अवेयरनेस नहीं बढ़ा है। इट इज़ नॉट केप्ट एट पेस विद इट। सो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है एंड दे टॉक अबाउट ट्रैवल मेडिसिन, आई ऑलवेज टेल देम, डोंट जस्ट प्लान योर आइटिनरी, प्लान योर इम्यूनिटी. So this is very important. So what can they do? Now coming to that, book a pre-travel consultation with your physician or a travel medicine physician at least 4 to 6 weeks prior to your travel. So the WHO recommends that you give enough time for your body to develop the immunity that you require. And this is important because आप जिस जगह जा रहे हो सकता है कि आप ऐसे इन्फेक्शन से एक्सपोज रहो जिनके अगेंस्ट आपके बॉडी में इम्यूनिटी ना हो. ठीक है. So the vaccines which are routinely recommended depend on the area of travel, the duration of travel, and the type of travel. So commonly we talk about yellow fever. So when we travel to places in Africa and South America, yellow fever vaccine is mandatory. In fact, it is very, very important because you are provided a certificate, and without the certificate you cannot enter that country. And if you, by chance, even if you do enter, when you come back you'll be put in quarantine. So it is very important that you know the guidelines. Secondly, if you're traveling to underdeveloped regions where there's a problem of food and water contamination, it is recommended you get the typhoid and hepatitis A vaccine as well. If you are taking part in any adventure sports or wildlife exposure, you should consider rabies pre-prophylaxis as well. Apart from this, get your routine Tdap vaccine and also consider regarding the annual influenza vaccine. Sir, you have represented India in G20 summit at Brazil also, and some Nobel laureate meeting in Germany. तो सर वहाँ पर आपने this perception towards vaccine and in Indian system और इंडियन मानसिकता में जो परसेप्शन बना है और जो फॉरेन में जो लोगों में बना है, उसमें कितना ड्रास्टिक आपने डिफरेंस देखा, ऑब्जर्व किया? I was actually quite fortunate to attend those meetings, and in fact I met a few Nobel laureates who actually were a part of the mRNA vaccine discovery, which was a key component of the discovery of the COVID vaccine as well. So outside India, the perception regarding vaccines is quite positive. The myths are lesser and the acceptance is higher. So
patients and population in general are more accepting towards vaccinating themselves against the known infections towards which we have the vaccines. Is it because of the awareness or the budget or the As ma'am said, it's all about education and awareness. नहीं फैक्ट है nothing सर. else. तो इसीलिए आज का हमारा मेन डिस्कशन भी इसी मुद्दे पर ही है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन. नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो. अब सर मैं आखिरी सवाल आपके, बिकॉज यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिशियन एंड दिस फील्ड, तो व्हाट इज योर फर्स्ट मैसेज टू ऑल द मदर्स और ऑल द पेरेंट्स जो अपने बच्चे को आपको अपने पास पहला टीकाकरण लेके आते हैं, पहला टीकाकरण के लिए अपने बच्चों को आपके पास लेके आते हैं, तो आपका पहला उनको सुझाव क्या होगा? अगर बच्चा नवजात शिशु है तो सर्वप्रथम मैं उनसे कहूँगा कि बच्चे को 6 महीने सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं. बाहर का दूध, ऊपर का दूध, पानी या घूटी या ग्राई पाउडर, ऐसी कोई चीज़ किसी भी कहने पर नहीं दे बच्चे को, नंबर 1. दूसरा, बच्चे को नियमित तौर पर टीकाकरण दें. जो वो टीकाकरण प्राइवेट में अफोर्ड कर सकती हैं प्राइवेट में दें, अन्यथा जो भी टीकाकरण रिकमेंडेड गवर्नमेंट शेड्यूल्स में है, आंगनवाड़ी जो पास नज़दीकी हो वहाँ पर जाकर या सरकारी अस्पताल में जाकर वह नियमित रूप से टीकाकरण कराएं. एंड नाउ वी कम टू मैम. दीपाली मैम, आपने इतना कुछ इस फील्ड में, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फील्ड में आपने काम किया है. यू हैव एनकाउंटर्ड एन नंबर ऑफ पेशेंट्स, एन नंबर ऑफ वुमेन, हेल्थ पर्सपेक्टिव, उनको अलग अलग स्टेजेस आपने देखी हैं, अलग अलग कंडीशंस आपने देखी हैं. तो अगर एक सम अप करके, अगर आपको खासकर वुमेन पेशेंट्स को अगर टारगेट करके आपको बोलना है कि हाउ दे शुड मेंटेन देयर हेल्थ एंड व्हाई एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट वैक्सीन इज़ फॉर देम, तो लास्ट एक अगर आप मैसेज उनको देना चाहेंगे तो वो क्या मैसेज होगा मैम प्लीज़? मेरा मैसेज यही रहेगा कि मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी. यू आर, मतलब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें. इट इज़ द हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट how you look, it is about your strength, physical as well as mental. It comes with exercise. As you start aging, exercise becomes a very important part of, for your mental health, physical health, bony health, muscular health, everything is very important. So take yourself very seriously, not दुनिया भर के काम करके, it is not कि I don't have any time for myself. अगर वही मैं I will emphasize, if you are healthy, you are going to make your family हैप्पी एंड हेल्दी. सो अपनी हेल्थ पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करें. एंड वैक्सीनेशंस वगैरह तो खैर अपन वी हैव ऑलरेडी टॉक सो मच. एंड जस्ट स्टे हेल्दी, कीप हेल्दी एंड गिव योरसेल्फ अ प्रायोरिटी. Well said, ma'am. Thank you. And now my last question from Parchani sir. सर एक बहुत ही स्केप्टिकल क्वेश्चन रहता है कि आप एक अडल्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई यू शुड स्टार्ट वैक्सीनेशन. तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट जब वो कहते हैं कि सर अब मुझे क्या, मतलब मैं तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी हो गई, तो व्हाई दे शुड स्टार्ट वैक्सीनेशन एट दैट पर्टिकुलर एज? This is actually very, बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट सर? ये बहुत कॉमनली होता है मेरे साथ ओपीडी में कि पेशेंट्स को मैं रेकमेंड करता हूँ वैक्सीनेशन, दे आर लाइक आई एम फाइन. सो ऑल आई रेकमेंड इज यू आर फाइन अंटिल यू आर नॉट. सो वैक्सीनेशन इज़ नॉट अबाउट फेयर, इट्स मोर अबाउट कंट्रोल. जो चीज़ आप फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हो, जो इन्फेक्शन आप फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हो, वाई नॉट टेक एक्शन. And the question should not be why vaccinate. The question should be why stay vulnerable when protection is available. जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, एविडेंस है, why do you want to stay vulnerable? So get yourself vaccinated and protect yourself and your family. That is very important. बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है एंड वेरी वेल सेड. आई होप कि इस आर्गूमेंट से जो अभी एडल्ट्स हमें देख रहे हैं वो शायद इस आर्गूमेंट से संतुष्ट हो और वो स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी में अपनी केयर करना. जैसे मैम ने कहा, गिव योरसेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने आप को देनी है, अपनी हेल्थ को देनी है, तभी हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे. तो जैसे हमारे क्रेडिबल एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने इंस्पिरेशनल एक्सपर्ट्स ने आपको इतनी सारी बातें बताई, मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सजेशन और आपको एडवाइस यही रहेगा, अपनी बॉडी की हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें. माइंड में अपनी जितने भी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने हेल्थ को लेके भरे हुए हैं कि वैक्सीन इट इज़ नॉट गुड, HPV वैक्सीन से पूरा यूट्रस निकालना पड़ जा रहा है, ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ मिथ्स हैं. इन सारे मिथ्स को आप खुद दूर करिए.
आप किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से, आप उस पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलिए, उनसे उसके बारे में पूछिए और उस मिथ्स को दूर करिए, क्योंकि अगर आपने वो मिथ रखा हो, ना कि सिर्फ आपके लिए, आपके आने वाले परिवार के लिए भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक है वो मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन। This immunization week, we mark this immunization week to adult health, to maternal health and to child health also, कि और इस पे हमारा मेन फोकस यही रहेगा थ्रू आउट वीक कि हम इस अवेयरनेस को जन जन तक कैसे पहुंचाएं। सो इन लास्ट, thank you, I would like to say thank you from my team and the whole viewers who are listening to us, to all of you, sir and ma'am, कि आपने इतने सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की और इस डिस्कशन से कई सारी नई नई बातें निकल के आई सामने, जैसे कि वैक्सीन कोल्ड चेन, मैटरनल हेल्थ बिफोर प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बाद में भी। एंड सर ने जैसे कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की, लाइक ट्रेवल वैक्सीन्स एंड मैनी अदर स्टफ। एंड वी बिलीव डेफिनेटली कि जो भी अभी इसको देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनको वैल्यू यहाँ से जरूर मिलेगी एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव देयर लाइफ। थैंक यू वंस अगेन एंड टू आवर व्यूवर्स। सो दिस इज़ द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ। अभी आपको इस एपिसोड से जो वैल्यू मिली है, उन वैल्यू को आप जानें, समझें, और कुछ भी अगर डाउट रहते हैं तो हम हमारे इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करें एंड विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर क्रेडिबल एक्सपर्ट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।